तो बच्चों हमने चैप्टर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे कंप्लीट कर लिया है। कुल 4 वीडियो के तहत हमने देखा भारत और अफ्रीका में रहने वाले चरवाहे समुदाय के जीवन को, साथ ही अध्ययन किया कि किस तरह से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने इन चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया। आज के वीडियो में हम अभ्यास करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का, यानी एक तरह से ये हमारा दोहरान कार्य है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों बदलनी पड़ती थी। बताइए आप, क्यों बदलनी पड़ती थी? मौसमी परिवर्तनों का सामना करने के लिए, कि सर्दी और गर्मी की जो व्यवस्थाएं हो जाती थी, है ना, सर्दी आ रही है कभी गर्मी आ रही है, तो इस हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र के जो चरवाहे समुदाय थे वो स्थान परिवर्तित करते थे, और बरसात और सूखे का सामना करने के लिए जो भारत के पठारी रेगिस्तानी जो क्षेत्रों के चरवाहे थे वो अपना स्थान परिवर्तन करते थे। तो एक कारण हमने देखा मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए। दूसरा, अच्छे अच्छे चारागाहों की तलाश करने के लिए भी वो अपने स्थानों का परिवर्तन करते रहते थे, यानी एक चारागाह पे ज़्यादा भार नहीं पड़े, इसलिए वो समय समय पर नए चारागाह में जाते रहते थे। इसी के साथ ही रोजी रोटी की तलाश में भी वो स्थान परिवर्तन करते रहते थे। इसी के साथ ही दूसरा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि उनके इस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने से, यानी निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। ठीक है, तो पर्यावरण को क्या लाभ होता है बच्चों? ये देखिए, निरंतर आवागमन से किसी एक चारागाह का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिससे वो चारागाह ख़त्म होने से, उनकी क्वालिटी ख़त्म होने से बच जाती है और कुछ ही समय बाद उनमें दोबारा हरियाली आ जाती है, यानी उनकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसी के साथ ही घुमंतु समुदाय के जो मवेशी हैं, जब ये एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो वहाँ की भूमि को उर्वर बनाने में, ठीक है, उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र के धंगर समुदाय के व्यक्ति जब कोंकण क्षेत्र में जाते हैं तो इनके मवेशी कोंकण क्षेत्र के जो किसान होते हैं उनकी भूमि को उत्पादक उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, है ना, देखा था ना, ठूठ भी खाते हैं, साथ गोबर करते हैं, जो कि वहाँ की खेती, वहाँ का जो खेत है उसको उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए थे। तो यहाँ पे कुछ कानून दिए गए हैं, हमें कारण बताना है कि उन्होंने ये जो कानून थे ये क्यों बनाए थे और इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इसी तरह से पूरे आएँ, बल्कि अलग से शॉर्ट नोट में या हम कहीं टिप्पणी में ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो कानून बता रखा है प्रतिभूमि नियमावली, फिर वन अधिनियम, फिर अपराधी जनजाति अधिनियम क्यों बनाया, क्या प्रभाव पड़ा, और चराई कर क्यों लगाया और क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिभूमि नियमावली। हमने देखा कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए, क्योंकि उनके अनुसार कि जो भूमि, जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है वो भूमि अनुत्पादक है, न तो उससे राजस्व प्राप्त हो पा रहा है, न ही कोई व्यावसायिक खेती उस पर हो पा रही है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक कृषि को प्रोत्साहन दिया, जिससे कि सरकारी आय में बढ़ोतरी हो सके और जूट, कपास, गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। तो इनका कारण तो ये था कि इन्होंने इसलिए जो ये प्रतिभूमि विकास अधिनियम था ये लेकर आए, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा किसके जीवन पे, चरवाहों के जीवन पे। कैसे कि जो इनके चारागाह के क्षेत्र थे वो सीमित हो गए, क्योंकि चारागाह के क्षेत्रों में से अब कुछ क्षेत्रों में खेती की जाने लग गई थी। दूसरा है वन अधिनियम। अब वन अधिनियम क्यों बनाया था? 1878 में वन अधिनियम लेकर आए थे। ये इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि अंग्रेज सरकार को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी अपनी शाही नौसेना के लिए जहाज़ों का निर्माण करने हेतु, साथ ही रेलवे के विस्तार के लिए, क्योंकि रेलवे में स्लीपर की ज़रूरत पड़ती थी और स्लीपर किससे बनते थे? लकड़ी से बनते थे। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वन संरक्षण अधिनियम लेकर आए थे, जिसमें वनों को, जंगलों को 3 भागों में बांट दिया गया था। आरक्षित वनों में चरवाहों को जाने की अनुमति ही नहीं थी और संरक्षित वन में चरवाहों को जाने की अनुमति तो थी, लेकिन बहुत सारे नियमों के अधीन। ठीक है, तो इनका चरवाहों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा कि वो तो पूरी तरह से वन पर और ये जो चारागाह थे इन पर ही आश्रित थे, तो इनकी तो एक तरह से रोजी रोटी ही छिन गई थी। दूसरा है अपराधी जनजाति अधिनियम। सबसे पहले देखते हैं कि ये जनजाति अधिनियम क्या था,
क्या कारण था अंग्रेजों का इसको लाने का? तो जो अपराधी जनजाति अधिनियम है वो 1871 में पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा जो दस्तकार थे, व्यापारी वर्ग थे, साथ ही जो चरवाहे समुदाय थे, इनको घोषित कर दिया गया जन्मजात अपराधी कि ये तो जन्म से ही अपराधी हैं, प्राकृतिक अपराधी लोग हैं। क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी और जो लोग थे औपनिवेशिक सरकार के, यूरोपियन जो व्यक्ति थे, वो इन चरवाहे समुदाय के लोगों को, इन घुमक्कड़ समुदाय के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, तो इसलिए ये अपराधी जनजाति अधिनियम लेकर आए, क्योंकि जो अंग्रेज सरकार थी उनका ये मानना था कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कानून की पालना कराना आसान होता है और ये इस तरह के जो घुमक्कड़ लोग होते हैं ये अंग्रेज सरकार के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया और एक क्षेत्र विशेष में बसने के आदेश इनको दे दिए थे। ठीक है, जिस पर निगरानी रखी जाती थी, जो ग्राम्य पुलिस थी वो इनके क्षेत्रों पर निगरानी रखती थी और बिना परमिट के ये उन क्षेत्रों से बाहर आ जा नहीं सकते थे। अब ये बताओ कि चरवाहा जो समुदाय है उसका तो मेन काम ही ये है घूम घूम करके नए नए चारागाह तलाशना, है ना, रोजी रोटी की व्यवस्था करना। अब बेचारों को एक क्षेत्र विशेष में सिमट गया तो क्या अब वो अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? तो वही है कि इससे चरवाहों के पेशे पे, उनके हुनर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है चराई कर। तो हमने देखा कि चराई कर क्यों लगाया गया, सबसे पहले कारण देखते हैं, फिर देखेंगे क्या प्रभाव पड़ा इसका चरवाहे समुदाय के ऊपर। तो हमने देखा कि अंग्रेज सरकार ने सरकारी आय में वृद्धि करने हेतु न केवल नमक पर कर लगाना शुरू किया बल्कि भूमि पर कर लगाया, पानी पर कर लगाया, ना नहरों पर कर लगा दिया था। इसी तरह से उन्होंने चरने वाले प्रत्येक जानवर पर पैसा वसूलना, टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। और इसके लिए व्यवस्थाएं क्या थी? 1850 से 1880 तक तो जो ठेकेदार होते थे, जो कि बोली से चुने जाते थे, बोली लगा करके, तो उनके द्वारा टैक्स वसूला जाता था। और फिर 1880 के बाद जो अंग्रेज सरकार के कर्मचारी होते थे उनके द्वारा चराई कर वसूल करने का कार्य किया जाता था। क्यों किया जाता था वो हमने देख ही लिया, सरकारी आय में बढ़ोतरी करने हेतु। तो इसका बेचारे जो चरवाहे समुदाय थे उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अलग अलग प्रकार के टैक्स चुकाएं। और पशु तो न जाने कितने चर रहे हैं, आप प्रत्येक मवेशी पे कर देंगे तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती चली गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो ये मासाई समुदाय था अफ्रीका का, तो इनके चारागाह उनसे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग वही कारण है जिनके कारण भारत के जो चरवाहे समुदाय थे उनकी भूमि छीनी गई थी, वही कारण लगभग यहाँ पर आएंगे। तो देखते हैं औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, जो ये मासाई लैंड थी, मासाई की जो भूमि थी, है ना, मासाई समुदाय की भूमि, तो उसमें जो अच्छी भूमि थी, श्रेष्ठ भूमि थी, उस पर तो अपने जो गोरे लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, उनको बसा लिया। इसके कारण मासाई लैंड का लगभग 60% हिस्सा छिन गया। दूसरा, अंग्रेज सरकार ने वहाँ के जो अफ्रीका के जो स्थानीय किसान थे उनको अधिक से अधिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। खेती के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया जिससे कि सरकार को लगान के माध्यम से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके, साथ ही व्यावसायिक फसलें प्राप्त हो सके। तो इसके कारण भी क्या हुआ, अब जो मासाई की जो लैंड थी, जो अधिकतर भूमि चारागाह के लिए काम आती थी, उस पर कृषि की जाने लग गई। तो कुछ भूमि पर तो गोरों को बसा दिया, कुछ पर खेती की जाने लगी और कुछ को शिकारगाह बना दिया। मतलब एक तरह से जो आरक्षित वन थे उनके रूप में डेवलप कर दिया गया, शिकारगाह बना दिए गए। जैसे कि हमने देखा था कीनिया में जो मसाई मारा है और तंजानिया में जो सेरेंगटी पार्क है, तो वो इन जो मासाई लैंड थी, जो ये चरवाहे समुदाय थे, इनकी ज़मीन पर ही ये बनाए गए थे। और इन पार्क में, इन आरक्षित वनों में, जंगलों में पूरी तरह से मनाई थी मासाई समुदाय के आने जाने की। तो ये वाली भूमि भी इस तरह से भी छीन ली गई। इसके अलावा चरवाहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छे चारागाह बेचारों से छिन गए, जल संसाधन छिन गए, उनको एक ऐसे क्षेत्र में सीमित कर दिया जहाँ पर सूखा पड़ता था, पानी की, चारे की समस्या रहती थी। तो हमने देखा ना किस तरह से गोरों को बसाने के नाम पर, खेती के नाम पर, शिकारगाह के नाम पर उनको एक क्षेत्र विशेष में सीमित कर दिया गया और उनके अच्छे क्षेत्र छीन लिए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका समुदाय, पूर्वी अफ्रीका का ही तो पढ़ा है हमने, अफ्रीका के पूर्व में मासाई जो स्थित थे, तो पूर्वी अफ्रीका समुदाय में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें से कोई 2 समान परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत और अफ्रीका के जो चरवाहे समुदाय थे उनमें कौन से 2 समान परिवर्तन हुए, उनका हमें उल्लेख करना है। तो कुछ समान चीज़ें थी, लगभग सारी समान ही थी, तो उनमें
जिनमें से कुछ 2 का हम अध्ययन करते हैं। वन अधिनियम, जिस तरह से भारत में वनों को 3 भागों में विभक्त किया गया था और 3 भागों में बांट करके चरवाहों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, उसी तरह से अफ्रीका में चरगाहों को शिकारगाह में बदल दिया गया था। और जैसे भारत में आरक्षित वनों में जो चरवाहा समुदाय थे उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी तरह से अफ्रीका में इन शिकारगाहों में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह से ही इनको एक क्षेत्र विशेष में सीमित कर दिया गया था, एक गांव कस्बा अधिसूचित कर दिया गया था कि वहीं पर ये सभी चरवाहे समुदाय के लोग रहेंगे। दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा किया गया और उनको उस क्षेत्र से, उस अधिसूचित गांव से निकलने की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, बिना परमिट के वो इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते थे। इसी के साथ ही भारत और अफ्रीका में दोनों ही क्षेत्रों में जो प्रतिभूमि थी उसको कृषि भूमि के रूप में विकसित किया गया, जिससे जो चरवाहे समुदाय थे उसके लिए ज़मीन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो बच्चों, हमने अध्ययन किया पूरी तरह से 5 चैप्टर आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो अच्छे से आपको अभ्यास करना है क्वेश्चंस का। धन्यवाद।